तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक को। सीरीज के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस पर बेस्ड है, तो सीधे आपको इसकी कहानी सुनाता हूं, बाकी बातें एक्सप्लेनेशन के बाद में करेंगे। तो सीरीज की शुरुआत में बताया जाता है कि नेपाल से भारत और चीन की सीमाएं लगती हैं। इन बॉर्डर्स को पार करना बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए काठमांडू दुनिया की जासूसी एजेंसियों का हमेशा से गढ़ रहा है। ये थी वजह कि क्यों हाईजैक के लिए काठमांडू को चुना गया। 20 दिसंबर 1999 हाईजैक का दिन। नेपाल में इंडियन एम्बेसी के राम नाम के फर्स्ट ऑफिसर पाकिस्तान एम्बेसी के किसी आदमी पर नजर रखे हुए थे। वो रॉ को जानकारी देते हैं कि ISI किसी खुराफात में है। एक गेस्ट हाउस के कमरे में थे ये सारे लोग कल रात। ये पांचों 10 दिन से काठमांडू में कुछ योजना बना रहे हैं और ये पाकिस्तान से हैं। उसने उनके कमरे में माइक लगाया था, तो ये जानने मिला कि वो किसी मिशन की बात कर रहे हैं और किसी को छुड़ाने की बात चल रही है। रिकॉर्डिंग से 2 नाम जानने मिले, एक अमजद, दूसरा डॉक्टर। काठमांडू के रॉ ऑफिशियल कैलाश कहते हैं कि अमजद का नाम तुमने सारी एजेंसीज को बताया था ना, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि ठोस खबर नहीं है, बस तुम्हारी थ्योरीज हैं ये सारी। अब हम देखते हैं कि काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट IC-814 काफी देर से चल रही है, लेकिन अब उड़ने को तैयार है। फ्लाइट उड़ाने वाले थे कैप्टन शरण और कैबिन क्रू में थी छाया और इंद्रानी। हमें देखने मिलता है कि एयरपोर्ट पे काम करने वाला एक कर्मचारी एक लाल बैग प्लेन के अंदर रख के चला जाता है। इंद्रानी के पिता व्हील चेयर पे थे, तो केयर टेकर उनका ख्याल रखती थी, लेकिन केयर टेकर को कहीं जाना था, पर इंद्रानी कहती कि रुक जाओ, फ्लाइट लेट है, जब तक मैं नहीं आ जाती मत जाना। राम ने पाकिस्तान एम्बेसी वाले आदमी से एक आदमी को लाल बैग ले जाते हुए देखा था, तो उसे पता चलता है कि उस आदमी ने वो लाल बैग दिनेश नाम के आदमी को दिया था, जो कि एयर केटरिंग में काम करता है। आज ही वो दिल्ली की फ्लाइट पे गया है, जो कि है IC-814। राम तुरंत समझ जाता है कि उस फ्लाइट में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो इंडियन एयरलाइंस ऑफिस कॉल करता है कि फ्लाइट रोक दो, पर उनका कहना था कि फ्लाइट पहले से ही लेट है, तो हम रोक नहीं सकते। प्लेन में पैसेंजर्स चढ़ना शुरू करते हैं, तो एज ए पैसेंजर चढ़ते हैं 5 आदमी जो कि एक दूसरे को जानते थे और देखने से ही लग रहा था कि वो किसी इरादे से सफर करने जा रहे हैं। उन 5 में से 3 मेन थे, बर्गर, अमजद और डॉक्टर। शरण के साथ कॉकपिट में थे फ्लाइट इंजीनियर राजेश और फर्स्ट ऑफिसर पायलट सुनील। राम काठमांडू एयरपोर्ट आ जाता है, पर वो फ्लाइट नहीं रोक पाता, फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। जो ये 5 चढ़े थे उनका बहुत सामान्य बर्ताव था, जैसे अगल बगल के लोगों से बात करना, किसी के सामान रखने में मदद कर देना, मतलब आम इंसान ही लग रहे थे। एक स्थिर ऊंचाई पर आने के बाद बर्गर अपने 2 साथियों को मिठाई के डब्बे देता है। डॉक्टर अमजद को उसके असली नाम से नहीं बल्कि चीफ कह के बुलाता है और फिर ये दोनों हाथ में बॉम्ब और बंदूक लिए कॉकपिट में घुसते हुए कहते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। वो लोग पैसेंजर्स को कहते हैं कि अपनी खिड़कियां बंद करो, और जो भी उनसे आनाकानी करता ये लोग उसे बेदर्दी से मारने लगते हैं, तो सबको इनकी बात सुननी ही पड़ती है। चीफ कहता है प्लेन काबुल ले चलो। सुनील कहता कि काबुल तक जाने के लिए ईंधन नहीं है हमारे पास, लेकिन चीफ सुनने को तैयार न था और कहता कि ले चलो, बस ले चलो। शरण 7500 कोड रिले कर देता है ताकि ITC को खबर मिल जाए कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, लेकिन बर्गर प्लेन का जानकार था, तो वो समझ जाता है कि इसका क्या मतलब होता है, तो वो कहता कि ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, समझे। तभी वाराणसी ITC पूछती है कि क्यों 7500 कोड यूज किया, तो डॉक्टर उन्हें बता देता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, बता दो जिसको बताना है, इसे हम काबुल ले जा रहे हैं। वाराणसी वाले दिल्ली ITC में फोन लगा के ये जानकारी दे देते हैं, ये सोचकर कि फ्लाइट दिल्ली जा रही है तो वो संभालें, हम क्यों। कोई आदमी न्यूज रिपोर्टर नंदनी तक IC-814 हाईजैक हो जाने की खबर पहुंचा देता है, तो वो दौड़ते हुए अपने सीनियर पत्रकार शालिनी को जाके बताती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी। शालिनी रॉ के ज्वाइंट सेक्रेटरी रंजन को ये खबर दे देती है, तो रंजन कहता कि ये जो तुमने बताया है वो हमारे बीच में ही रहना चाहिए। रंजन जी ये खबर रॉ के हेड VK को जाके बताते हैं, तो वो कहते हैं कि IB के एडिशनल डायरेक्टर मुकुल को तुरंत जानकारी दो। राम ने 1 घंटे पहले अलर्ट भेजा था रॉ को, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पैसेंजर्स के साथ जो मारपीट हुई उसमें छाया को भी चोट लग गई थी, तो डॉक्टर उसकी चोट देखते हुए कहता कि मामूली चोट आई है, अब याद रखिएगा कि हमारे काम के बीच में आपको नहीं आना है, हम कुछ करने आए हैं और वो करके ही जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विजय भान, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी DRS और सीनियर ऑफिसर अभिजीत को भी हाईजैक की खबर लगती है, तो DRS लगा होता है काबुल से बातचीत करने में ताकि चीजें उनके कंट्रोल में आ सके। शरण के गले पर बंदूक रखी हुई थी, तो इस हालत में उसे बस अपनी फैमिली
ही याद आ रही होती है। डीआरएस बताता है कि मौलाना अल्लाह बख्श पाकिस्तान में बहुत सारे मदरसे चलाता है, दुनिया भर के नौजवानों को भर्ती करता है और अपने आतंकी कामों के लिए पैसा लेता है। उसके 5 बेटों में से एक बेटा पिछले 5 साल से जम्मू की कोट भलवल जेल में है, जिसका नाम है मसूद। मसूद इस्लामिक जिहाद की दुनिया का एक माना हुआ नाम था। उसका भाषण सुनकर दुनिया भर में लोग जिहाद की जंग में कूद पड़ते थे। वो कश्मीर में 2 आतंकी गुटों की सुलह कराने अवैध रूप से भारत आया और गिरफ्तार हो गया। मसूद को छुड़ाने की 3 नाकामयाब कोशिशें हो चुकी थीं। एक में उसका खास दोस्त सज्जाद अफगानी मारा भी गया और अब ये शायद चौथी कोशिश थी। मसूद को अब हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। बर्गर को ये बात समझ आ जाती है कि ईंधन कम है वाली बात सही है, तो वो डॉक्टर से कहता है कि हम काबुल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आईबी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय मसूद से बातचीत करने जाते हैं ताकि बातों बातों में शायद वो कुछ बता दे हाईजैक के बारे में। कैबिनेट सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ सीएमजी विनय कौल को जब खबर लगती है तो वो कहते हैं कि प्लेन काबुल तक नहीं पहुंचना चाहिए, हमें ये यहीं भारत में खत्म करना होगा। राम ने उन 5 के ड्राइवर को पकड़ लिया था तो वीके कहते हैं कि कुछ भी हो उससे उगलवाओ कि वो उन लोगों को कहां लेकर गया था। तो राम उस ड्राइवर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। नंदिनी को पता चल जाता है कि मसूद को हाई सिक्योरिटी सेल में डाला गया है, तो वो ये खबर छापने जा रही थी, पर शालिनी मना करती है क्योंकि ये गवर्नमेंट सीक्रेट है जो कि पब्लिक तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। नंदिनी प्रिंट मीडिया से थी और शालिनी टीवी से, और इनके बीच विचारों का मतभेद रहता था। वीके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक मीटिंग रखते हैं जहां सभी डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठा होकर विचार विमर्श करते हैं कि जो आपदा आई है उसका निवारण क्या है। अब सब लोगों को दिख रहा था कि राम ने अमजद के बारे में बताने की कोशिश की थी काफी महीने पहले लगातार, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब सब सोच रहे थे कि मीटिंग में इसका जिक्र ना करें तो ही बेहतर है, वरना उन्हें ही सुनने मिलेगा। वीके आकर पहले सबको डांट लगाते हैं कि आप लोगों का काम बहुत खराब है। कारगिल में हमला हो जाता है, हमें खबर नहीं होती, प्लेन हाईजैक हो जाता है, हमें खबर नहीं होती, और फिर बाद में रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि रॉ ने आईबी को कुछ नहीं बताया और आईबी ने रॉ को कुछ नहीं बताया। रंजन जी आकर बताते हैं कि कैप्टन से बात हुई तो पता चला कि 5 हाईजैकर्स हैं जिनके पास बंदूकें हैं और एक हैंड ग्रेनेड है। जो रिकॉर्डिंग राम ने दी थी उसमें अमजद का नाम था, तो वो सुनकर डीआरएस बताता है कि अमजद उर्फ डॉक्टर एक खूंखार आतंकी है, मदरसे से पढ़ा है और आईएसआई के लिए काम करता था, पर अब वो मुल्ला उमर के साथ है और उसामा भी उसे पसंद करता है। अफगानिस्तान के हेरात शहर में 400 लोगों के नरसंहार से ये मशहूर हुआ। अमेरिकी उसे हेरात का कसाई कहते हैं और मुझे यकीन है कि वो इस फ्लाइट में है। अफगानिस्तान में तख्ता पलटने की लड़ाई में अमजद फारूकी ने तालिबान का साथ दिया था और अब वो उनका बहुत खास था। पर अगर ये हाईजैक मसूद के लिए था तो वो कौन लोग थे जो इसे छुड़ाना चाहते थे? काठमांडू में साफ तौर पर आईएसआई का हाथ था, पर अमजद और आईएसआई साथ में काम करें ये नामुमकिन था। ईंधन नहीं था तो वो लोग लाहौर में लैंड कराने का सोचते हैं, पर लाहौर से लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलती। अब खबर मिलती है कि काठमांडू स्टेशन चीफ चौहान उसी फ्लाइट में है, तो ये बहुत शर्मनाक बात थी। आईबी के डायरेक्टर जेपी कोहली कहते हैं कि अभी के लिए ये नाम लिस्ट से निकाल दो, बाद में देखा जाएगा। मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनकी लापरवाही के चलते उन्हें और सुनना पड़े। ड्राइवर को टॉर्चर किया पर उसने कुछ नहीं बताया, तो राम अब उसे पैसों का लालच देता है, तो वो बताता है कि हम एक घर पर गए थे। डॉक्टर ने एक लाल बैग निकाला और एक आदमी को पकड़ा दिया जिसका नाम दिनेश था। दिनेश वही एयर केटरिंग वाला। फ्लाइट पहले से ही डिले चल रही थी और अब और डिले हो जाती है, तो पैसेंजर्स के परिवार वाले हल्ला करना शुरू कर देते हैं कि आखिर बात क्या है, क्यों हो रहा है इतना डिले, बताओ तो सही। यहाँ से कोई खबर मिल नहीं रही थी और न्यूज पर आ रहा था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, तो सभी लोग टेंशन में आ चुके थे कि आखिर चल क्या रहा है ये। डॉक्टर चीफ से कहता है अमृतसर चलते हैं, तो चीफ कहता कि वहां तो खतरा होगा, तो डॉक्टर कहता होने दो, कुछ लाशें बाहर फेंकेंगे तो ये लोग हमारी सुनना शुरू कर देंगे। ये लोग अमृतसर में उतर रहे थे, तो अब जिम्मा आता है एनएसजी कमांडोज के ऊपर जिन्हें हेड करते थे रवि। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लोग ज्यादा देर के लिए नहीं रुक रहे थे, ईंधन भर के तुरंत टेक ऑफ करने का प्लान था उनका। दिक्कत ये भी आ जाती है कि अमृतसर में एनएसजी कमांडोज नहीं थे, लेकिन गनीमत थी कि पंजाब पुलिस के कमांडोज थे, तो उन्हें तैयार किया जाता है मिशन के लिए। पंजाब पुलिस के डीजीपी प्रभजोत से कांटेक्ट किया जाता है, तो वो मान तो जाते हैं, पर उनका कहना था कि पहले सीएम साहब से परमिशन लेनी होगी। अब हाईजैकर्स इकोनॉमी क्लास के कुछ लोगों को बिजनेस में और बिजनेस क्लास में बैठे कुछ लोगों को इकोनॉमी में भेज देते हैं ताकि अलग थलग रहें सब, तो कोई होशियारी ना करे। एक कपल की नई नई शादी हुई थी, तो पति को इकोनॉमी में भेजा जा रहा था, तो पत्नी कहती कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत ले जाओ, पर वो नहीं सुनते। एक अंग्रेज भी सफर कर रहा था जिसे बड़ी दिक्कत हो रही थी कि मैंने बिजनेस क्लास लिया था तो इकोनॉमी में क्यों बैठा रहे हैं, तो वो उसे एकदम कोने में बैठा देते हैं। वो लोग उन लोगों के हाथ पैर जिप टाई से बांध देते हैं जिन पर शक हो रहा था कि वो लोग कुछ होशियारी दिखा सकते हैं। शाम 7:15
मिनट पर प्लेन अमृतसर में लैंड हो जाता है, लेकिन हाईजैकर प्लेन रोकने को नहीं कहते बल्कि चलाते रहने को कहते हैं जब तक फ्यूल टैंकर नहीं आ जाता। इंद्रानी को अपने पिता की चिंता हो रही थी कि पता नहीं केयरटेकर रुकी होगी या चली गई होगी, क्योंकि उनको दवा देने का टाइम हो गया था। एक अंकल जिन्हें अस्थमा था, उनका इनहेलर खत्म हो जाता है तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, तो इंद्रानी ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध करती है ताकि थोड़ा बहुत राहत मिले उन्हें। डॉक्टर किसी से फोन के जरिए बातचीत कर रहा था, जिसका मतलब वो खुद से सब कुछ नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें ऊपर से कोई ऑर्डर्स दे रहा है। काफी इंतजार करने के बाद भी टैंकर नहीं आता तो डॉक्टर एक आदमी की गर्दन काट देता है और एक के कंधे पर चाकू मार मार कर जख्मी कर देता है उसे, तो हर जगह खूनम खून हो जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि जो बोला जाए वो जल्दी किया जाए, वरना एक एक करके सब मरेंगे। पंजाब के सीएम कह देते हैं कि पंजाब में कोई खून खराबा नहीं होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मनाने में पड़े होते हैं, लेकिन काम बन नहीं रहा था। टैंकर आ जाता है तो उनसे कहा जाता है कि ईंधन भरने के लिए अपना इंजन बंद करें, पर हाईजैकर कहते हैं कि इंजन बंद नहीं होगा, ऐसे ही भरो। उन्हें समझ आ जाता है कि टैंकर में कमांडोज हैं, तो वो रोकने के बजाय टेक ऑफ करने को बोल देते हैं। कमांडोज को एक्शन लेने की परमिशन अब तक नहीं मिली थी, तो विजय भान लगे हुए थे इस काम में, लेकिन देर हो जाती है। शरण को टेक ऑफ करना ही पड़ता है, वरना फिर से किसी और को नुकसान पहुंचाते ये लोग। ये आखिरी मौका था हाईजैकर्स को धर दबोचने का, जो कि हाथ से निकल जाता है परमिशन खेलने और प्रोटोकॉल्स निभाने के चक्कर में। विजय भान वीके से कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है, किसी को तो फैसला लेना चाहिए था। वीके कहता कि सरकार को फैसला लेना है और आप भी तो सरकार का हिस्सा हैं। पीएम साहब के लिए ये आसान नहीं है। आप सबसे सवाल पूछे गए, आपने जवाब दिए और उन्हें भी जवाब दिए होंगे। गठबंधन सरकार है सर, सारी पार्टियों को भरोसे में लाना पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि स्थिति का आकलन करके बताएं कि संविधान हमें क्या क्या विकल्प देता है। विजय भान कहते हैं कि संविधान तो लोगों के लिए है ना, तो लोगों का क्या, हमें सिर्फ अपना काम नहीं करना है, कर्तव्य भी निभाना होगा। मुकुल रंजन जी से कहते हैं कि टैंकर तो पहुंच गया था, काश पायलट प्लेन थोड़ी और देर रोक लेता तो अच्छा होता। रंजन जी कहते हैं कि हाँ, हम तो तैयार ही थे, थोड़ा टाइम और मिल जाता तो हो जाता कुछ। विजय भान कहते हैं कि पीएम को यहाँ होना चाहिए था, तो वीके कहते हैं कि वो मीटिंग छोड़कर चले गए क्योंकि मैं उनसे सहमत नहीं था। विजय भान कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं बैठा हूँ यहाँ जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। वीके कहता कि अगर कुछ 19-20 हो गई तो सारा प्रेशर आप पर आएगा, तो विजय भान कहते कि अब हो गई तो हो गई, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। हमारे अपने लोग बैठे हैं प्लेन में भाई, उन्होंने हमें यहाँ बैठाया है तो जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी ना। मई 1999 में कारगिल में हिंदुस्तानी सेना पर पाकिस्तान की तरफ से एक हमला हुआ। पाक आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने कहा कि वो पाकिस्तानी सेना नहीं है बल्कि कुछ स्थानीय आदिवासी हैं। काफी हिंदुस्तान के लोग हताहत हुए। 2 महीने बाद हिंदुस्तानी एजेंसियों ने चीन में जनरल मुशर्रफ का एक फोन टैप किया। उस रिकॉर्डिंग में ये साफ था कि कारगिल पर हमला पाकिस्तान की सेना ने ही किया था। नवाज शरीफ ने वॉशिंगटन को बताया कि ये हमला मुशर्रफ और पाकिस्तानी आर्मी ने उनकी जानकारी के बिना किया था। मुशर्रफ को आदेश दिया गया कि फौरन सेना को वापस बुलाया जाए। ये जनरल मुशर्रफ के लिए काफी शर्मनाक था। 3 महीने बाद 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार गिराकर सेना की हुकूमत कायम कर दी। यह हाईजैक उसके 2 महीने बाद 24 दिसंबर को हुआ। विजय भान सोच रहे थे कि अब प्लेन शायद पाकिस्तान में ही कहीं उतारेंगे हाईजैकर्स, तो पाकिस्तान से बात की जाए, लेकिन वहां तो जनरल मुशर्रफ का बोलबाला था, तो मुश्किल ही था कि कोई बातचीत हो पाए। डीआरएस कहता कि मुझे नहीं लगता कि हमें कैप्टन पर दोष मरना चाहिए, तो विजय भान कहते कि कौन मर रहा है, तो डीआरएस कहता कि हम। वीके कहते कि किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा ना। अब वो लोग फिर से लाहौर में लैंडिंग कराने का सोचते हैं, पर लाहौर परमिशन अभी भी नहीं दे रहा होता। ईंधन खत्म हो रहा था तो प्लेन क्रैश होने के चांसेस बढ़ते जा रहे थे। तो कैप्टन शरण सोचते हैं कि किसी कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर लैंड कराता हूं ताकि कुछ लोग तो बच जाएं। तभी लाहौर आईटीसी अपने किसी आका से बात करके प्लेन लैंड कराने की परमिशन दे देते हैं। तो शरण रनवे की ओर मुड़ता है, लेकिन तभी एक इंजन बंद हो जाता है और फिर रनवे तक आते आते दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। लेकिन अपनी सूझबूझ और समझ से, अपने एक्सपीरियंस से शरण प्लेन एकदम सुरक्षित लैंड कराने में कामयाब हो जाता है। जिसका गला कटा था वो जिंदा था, लेकिन कितनी देर तक रहेगा ये नहीं पता। तो बर्गर कहता कि इसे डॉक्टर की जरूरत है। छाया कहती कि आप लोगों को चाहिए क्या, तो बर्गर कहता कि तुम्हें क्या चाहिए, तो छाया कहती कि हमें तो घर जाना है, तो बर्गर कहता कि हमें भी घर ही जाना है। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर आदेश देता है कि ईंधन भर के वहां से निकलो। कैप्टन शरण उनके सामने हाथ जोड़ के कहते कि जो जख्मी हैं उनको यहीं उतार दो। तो चीफ कहता कि अभी तो बहुत लोग जख्मी होंगे, अब चलो प्लेन उड़ाओ। कैप्टन
शरण पूरी तरह से लगे हुए थे अपना कर्तव्य निभाने में और उनकी पूरी कोशिश थी कि उनके पैसेंजर्स को कोई नुकसान न हो। लेकिन मीडिया ने उन्हें ही दोषी ठहरा दिया कि अगर प्लेन थोड़ी और देर रोक लेते तो काम बन सकता था। शायद अपनी जान बचाने के लिए वो हाईजैकर्स की बातें मान रहे हैं। बहादुरी दिखाई ही नहीं, उन्होंने ऐसी बातें कही जा रही थी। शरण की पत्नी को ये सारी चीजें सुनने मिल रही थी, पर उन्हें शरण पर भरोसा था कि वो अपनी ड्यूटी एक सैनिक की तरह निभाएंगे। वो बहुत बहादुर हैं। शरण काबुल से लैंडिंग की परमिशन मांगता है, पर उनके यहाँ रात में लैंडिंग की सुविधा ही नहीं थी, तो वो कह रहे होते हैं कि आप सुबह ही लैंड कर सकते हैं। फुल टैंक होने पर भी सिर्फ 4 घंटे तक ही प्लेन हवा में रह सकता था और ये 7 घंटे बाद लैंडिंग करने को बोल रहे थे, तो कहीं और लैंड करने का सोचना था अब हाईजैकर्स को। प्लेन में बैठे एक लड़के ने बहुत देर से सुसु कंट्रोल कर रखी थी, तो वो हाईजैकर से पूछता है, पर हाईजैकर उसे बाथरूम जाने की परमिशन नहीं देते। लड़का उनसे लड़ने जा रहा होता है तो उसकी बहन रोक रही होती है और इतने में अपना कंट्रोल खोते हुए उसकी पैंट में ही सुसु निकल जाती है, जो कि ऐसा होना किसी के लिए भी सदमे से कम नहीं। अब सबको लग रहा था कि ये लोग दुबई जाएंगे, तो सवाल यह आता है कि क्या यूएई हमारी मदद करेगा। विके कहता है कि यूएई पहले अमेरिका से परमिशन लेगा, तो विजय भान सीधा उन्हीं से बातचीत करने में लगे हुए थे। इस हाईजैक से 1.5 साल पहले पोखरान राजस्थान में भारतीय परमाणु परीक्षण अमेरिका और बहुत से देशों को बेहद नागवार गुजरे। सबसे पहले अमेरिका ने इंडिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और फिर कई और देश अमेरिका के साथ हो लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी बढ़ती परमाणु शक्ति के कारण थोड़ा अलग थलग सा कर दिया गया। मुसीबत में वो देश भारत के साथ खड़े होंगे ये जरूरी नहीं था, इसलिए सबके मन में ये सवाल आया कि क्या यूएई हमारी मदद करेगा। अब कैप्टन शरण दुबई में लैंडिंग करने की परमिशन मांगते हैं, तो लैंडिंग की परमिशन मिलते ही वो लैंड कर जाते हैं। नंदिनी कैप्टन के फेवर में खबर छापना चाहते थे कि कैप्टन 1 मिनट भी अमृतसर में इंतजार नहीं कर सकते थे, लेकिन शालिनी का कहना था कि उसे इंतजार करना चाहिए था, तभी कमांडोज एक्शन ले पाते। नंदिनी कहती कि हमारे पायलट्स का मैनुअल कहता है कि हाईजैकर्स का कहना मानो और जाने बचाओ। कैप्टन इन लैंडिंग्स के साथ उम्मीद को बचाए रखने में कामयाब रहे हैं। ये असली कहानी जो छपनी चाहिए। फिर से फ्यूल भरने के लिए टैंकर आता है और फ्यूल भर जाता है, तो दुबई एटीसी कहती कि बच्चों और औरतों को जाने दो, तभी टैंकर अलग किया जाएगा। चीफ कहता हरगिज नहीं, किसी को भी रिहा नहीं किया जाएगा। क्या होगा अब? क्या सब बच पाएंगे? क्या खत्म होगा ये डर का माहौल? क्या बच जाएंगे सब या मारे जाएंगे? और क्यों किया है हाईजैक प्लेन को? क्या मकसद है इसके पीछे? ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो के अगले भाग में। दूसरा पार्ट या तो आने वाला होगा या तो आ चुका होगा, और अगर आ चुका होगा तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे पार्ट का लिंक होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, या तो आप सीधा चैनल में ही चले जाइए, वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए और जानिए आगे क्या हुआ।